क्या आप जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने पति पत्नी के पवित्र बंधन को शर्मसार कर दिया। बीच सड़क पर ऐसा कुछ हुआ जिससे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही पत्नी के ही उम्र को रोक दिया गया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सुनीता सहरावत केस। ये कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक बाहरी इलाका है बवाना करके। 29 अक्टूबर 2018 का दिन था। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। धीरे धीरे दुकानें खुल रही थीं, सड़कों पर चहल पहल बढ़ रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। इसी में 38 साल की एक महिला दिल्ली के बवाना इलाके से अपने स्कूटी पर बैठकर घर से निकलती हैं। ये एक स्कूल टीचर थीं और सोनीपत के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थीं। इनके घर से स्कूल केवल 20 से 25 किलोमीटर ही दूर था। ये अपनी स्कूटी से स्कूल आती जाती थीं। ऐसे ही रोज की तरह 29 अक्टूबर 2018 को ये मंडे का दिन था। सुबह के 7 बजे ये सरकारी टीचर अपने स्कूटी से स्कूल के लिए निकलती हैं। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पर इन महिला के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन 2-4 लोग आ जा रहे थे। इसी समय एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी। गाड़ी में एक भले इंसान बैठे हुए थे। इन्होंने सड़क के बीच में कुछ लोगों की भीड़ देखी। ये गाड़ी को रोक करके वहां पर जाते हैं। वहां पर एक महिला सड़क पर गिरी हुई थी। ये किसी दुर्घटना का सड़क हादसा का मामला लग रहा था। घटना को हुए 1 से 1.5 मिनट ही हुए होंगे। इतने में ही ये भले इंसान यहाँ पर आ गए थे। इन्होंने बिना देरी किए कुछ लोगों की मदद से महिला को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। इनको लग रहा था कि ये सड़क हादसा है, पर इन महिला को कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। बस सीने और पेट से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी। इन्हें शक हुआ कि ये किसी गोली का निशान तो नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय इनको ऐसी कुछ आवाजें आई भी थीं। ये शख्स इसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। तुरंत ये महिला को और इनके बैग को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। इनकी स्कूटी वहीं सड़क के किनारे खड़ी कर दी गई। किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। दिल्ली पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह पर पहुंचती है और दूसरी टीम हॉस्पिटल में जाती है। गाड़ी वाले शख्स ने महिला के बैग को पुलिस को दे दिया। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इस केस को थोड़ा देखते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इन महिला को गोली लगी है, 2 सीने में और 1 पेट में। पुलिस अब इनके बैग को चेक करती है। इसमें महिला का आईडी कार्ड और फोन मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ पैसे वगैरह थे। आईडी कार्ड में लिखा हुआ था सुनीता सहरावत। फोन से सुनीता के पति के बारे में पता चल गया। पुलिस पति को फोन करके बुलाती है। सुनीता के पति का नाम था मंजीत सहरावत। ये एक प्रॉपर्टी डीलर थे। सुनीता और मंजीत के 2 बच्चे भी थे, 16 साल की एक बेटी और 8 साल का एक बेटा। मंजीत अच्छा कमा धमा रहे थे, घर भी ठीक ठाक था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनको पुलिस फोन करती है और पूछती है कि क्या आपकी पत्नी का नाम सुनीता है और ये इस रास्ते से कहीं जा रही थी। पति मंजीत हाँ में हाँ भरते गए। पुलिस इनको आगे कहती है कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आप इस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचिए। पति बदहवास होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। यहाँ इनको पता चलता है कि सुनीता की मृत्यु हो गई। पति अपना रोने धोने लगते हैं। घर पर 2 बच्चे थे, उनको क्या जवाब देंगे। कुछ देर के बाद परिजनों तक भी ये सूचना पहुंचा दी जाती है। ये लोग भी हॉस्पिटल में आ गए। जब पुलिस हॉस्पिटल में आई थी तो इन्हें भी लगा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, पर जब डॉक्टर्स ने बताया कि इनको गोली लगी है तो ये कत्ल का मामला बन गया। अब ये सवाल उठता है कि ये कत्ल हुआ क्यों। क्या ये सब कुछ लूटपाट के लिए हुआ। पर सुनीता ने सोने के मंगलसूत्र और कान के बाली जैसे जेवर वगैरह पहन रखे थे। साथ में इनके बैग से फोन और कुछ पैसे भी मिलते हैं। इन चीजों से लगा कि ये लूटपाट की वारदात नहीं हो सकती। ये किसी भी एंगल से सड़क दुर्घटना नहीं लग रहा था। तो क्या ये सब कुछ दुश्मनी की वजह से हुआ। पर एक स्कूल टीचर की किससे दुश्मनी हो सकती है जिसने गोलियां चलवा दी। पोस्टमार्टम के अनुसार इनकी मौत गोलियों से हुई थी। इसके बाद शव को घर वालों को सौंप दिया जाता है। पुलिस मामले को दर्ज कर लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। घटना स्थल से गुजर रहे राहगीरों ने अपना बयान दिया कि हेलमेट पहने बाइक सवार 2 लोग स्कूटी से चल रही सुनीता को सड़क पर रुकवाते हैं और 3 गोलियां दाग देते हैं। इसके तुरंत बाद ही ये गायब हो गए। चूंकि इन्होंने हेलमेट पहने थे, इसलिए इनका चेहरा साफ साफ दिख नहीं पाया। अब पुलिस सुनीता के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। साथ में इसके पति से भी बात की जाती है। दोनों के मोबाइल फोन्स की कॉल डिटेल्स, इनके लोकेशन सब कुछ पता किए जाते हैं। मंजीत अपने पत्नी के जाने से बिल्कुल टूट चुका था। पुलिस इसकी हालत को देख करके दबाव नहीं बनाती।
घटना के समय सुनीता की लोकेशन वहीं उसी सड़क की ही थी और पति की इसके घर की। कॉल डिटेल से भी कोई शक की चीज नजर नहीं आई। पुलिस वाले मंजीत के घर पर ही आए हुए थे इससे पूछताछ करने के लिए। इन्होंने सुनीता के कमरे की तलाशी भी ली, शायद यहाँ से कोई क्लू मिल जाए। खोजते खोजते पुलिस को सुनीता की एक पर्सनल डायरी मिलती है। इसके बाद सुनीता के घर वालों से, मंजीत के घर वालों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। इधर मंजीत अपनी पत्नी के जाने के गम में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था कि सुनीता के जाने के बाद अब इसका दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। सुनीता की जो 16 साल की बेटी थी, इससे भी मम्मी के बारे में पूछा जाता है। बेटी और सुनीता के घर वालों ने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसकी वजह से पुलिस का सारा शक सीधे मंजीत पर आ गया। पुलिस को सुनीता की जो डायरी मिली थी उसमें भी सुनीता ने कुछ ऐसी ही बातों का जिक्र किया था जैसा इसके घर वालों का कहना था। पुलिस जब मंजीत के कॉल डिटेल्स पर ध्यान देती है तो एक लड़की का नाम सामने आता है। मंजीत अक्सर इस लड़की से बात करता था। इस लड़की का नाम था एंजल गुप्ता। पुलिस अब इस लड़की के बारे में पता करती है। एंजल गुप्ता का असली नाम था शशि प्रभा। ये दिल्ली की रहने वाली थी। इसकी माँ सरकारी कर्मचारी थी, इसलिए इन्हें एक सरकारी घर भी मिला हुआ था जहाँ ये रहती थी। एंजल के बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पिता के एक दोस्त राजीव ने एंजल के परवरिश का जिम्मा उठा लिया। ये इसको अपनी बेटी के जैसे मानते थे और पिता होने का सारा फर्ज भी निभाते थे। एंजल को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। जब ये 20 या 22 साल की हुई तो इसने अपनी माँ और मुंहबोले पिता से एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही। इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। ये एंजल एक शशि प्रभा को मुंबई भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शशि मुंबई आती है। यहाँ इसने अपना नाम बदलकर शशि प्रभा से एंजल गुप्ता कर लिया। अब ये भी आम स्ट्रगलिंग एक्टर्स के जैसे स्ट्रगल करने लगी। इसे कभी कभी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स मिल जाते थे। इसने शक्ति कपूर के साथ एक फिल्म में आइटम सॉन्ग भी किया। धीरे धीरे इसका नाम बढ़ रहा था। इस आइटम सॉन्ग के बाद ये अक्सर बॉलीवुड की पेस्ट्री पार्टीज में जाने लगी। ऐसी पार्टीज में बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आते थे, जिस वजह से कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर ऐसी पार्टी को मिस नहीं करना चाहता था। यहाँ पर लोग एक दूसरे से जान पहचान बनाते थे। इसमें सबका फायदा होता था। एंजल गुप्ता इस तरह की हर पार्टी में आती जाती थी। 2012 के आसपास में एक बार ये अपने घर दिल्ली आई हुई थी। ये यहाँ के एक क्लब में जाती है। इसी क्लब में मंजीत सहरावत भी आया हुआ था। रात काफ़ी हो गई थी। धीरे धीरे लोग जाने लगे थे। क्लब में अब बहुत ही कम लोग बचे थे। 12 से 1 बजे के बीच में एंजल भी अपने घर के लिए निकलती है। जब ये क्लब से बाहर आई तो कुछ ही दूरी पर 2-3 गुंडे एंजल से उसके सामान लूटने की कोशिश करते हैं। इसको डराते धमकाते हैं। इत्तेफाक से मंजीत भी इसी समय क्लब से बाहर आया। इसने उन गुंडों को देख लिया। कुछ लोगों की मदद लेकर गुंडों को भगाया जाता है। यहाँ पर एंजल और मंजीत की बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पहली मुलाकात होती है। मंजीत ने इस लड़की की जान बचाई थी, इस वजह से एंजल इससे इम्प्रेस हो जाती है। ये भी दिखने में ठीक ठाक थी तो मंजीत भी इस पर पिघल गया और भूल गया कि घर पर इसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब फोन पर इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। बातें करते करते इनमें दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस दौरान जब तक एंजल दिल्ली में रही तब तक दोनों रोज मिलते रहे। फिर एंजल मुंबई आ गई। जब कभी भी मंजीत का प्रॉपर्टी बिजनेस ठीक नहीं चलता या फिर इसे पैसों की जरूरत होती तो एंजल इसकी मदद कर दिया करती थी। इस बात से मंजीत भी इसे पसंद करने लगा था। समय के साथ मंजीत और एंजल एक दूसरे से प्यार करने लगे, शादी करना चाहते थे। जब भी एंजल दिल्ली आती तो दोनों जरूर मिलते थे। मंजीत तो अपना घर भी छोड़ देता था, एंजल के घर पर रहता था। 5-5 महीनों तक ये घर पर नहीं आता। इधर इसकी पत्नी सुनीता को सब कुछ अकेले देखना पड़ जाता था। इसको लगता था कि पति बिजनेस के सिलसिले में घर से दूर हैं। मंजीत और एंजल के बीच में एक दिक्कत थी, वो थी मंजीत की पत्नी सुनीता। सुनीता के रहते मंजीत शादी नहीं कर सकता था। एंजल इसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाने लगी। एक दिन मंजीत अपनी पत्नी सुनीता से डाइवोर्स लेने का प्रस्ताव रखता है। सुनीता को अचानक से बहुत बड़ा धक्का लगा। ये अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। डाइवोर्स की वजह जानने के लिए जब सुनीता ने मंजीत से बात की तो ये ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। धीरे धीरे जब सुनीता ने पति की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया तो इसे पता चलता है कि मंजीत का एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इन्हें एंजल गुप्ता का नाम भी पता चल गया। 2014 में इन्हें ये बात पता चली थी। इसके बाद से अक्सर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। सुनीता अब दुखी रहने लगी। ये अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसने अपने घर वालों को फोन करके पति की सारी सच्चाई बता दी। एक दिन सुनीता के भाई दिल्ली में आरके पुरम नाम के इलाके में जाते हैं। यहीं पर एंजल का घर था।
भाई ने एंजल से विनती की कि मंजीत से दूर रहो, इसकी बहन का घर मत तोड़ो। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। 2018 का साल आ गया। मंजीत और एंजल के अफेयर को अब 6 साल हो चुके थे। ये मंजीत से शादी करना चाहती थी। अब इसने शादी का प्रेशर और भी बढ़ा दिया। एंजल अपने मुंह बोले पिता राजीव को भी मंजीत के बारे में बताती है। राजीव एक उद्योगपति थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे। ये भी जानते थे कि मंजीत की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी ये अपनी मुंहबोली बेटी एंजल के लिए मंजीत को स्वीकार कर लेते हैं। इनका बस था कि इनकी बेटी खुश रहे। 2018 के मई जून में एंजल मंजीत से कहती है कि इस बार ये तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी और तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ रहना है। ये करवा चौथ 27 अक्टूबर को था। मंजीत के लिए समस्या थी कि इसकी पत्नी सुनीता भी करवा चौथ का व्रत रखती है और वो कई सालों से रखती आ रही है। उसे छोड़कर ये कैसे एंजल के पास आएगा। अपने पति के बिना तो सुनीता व्रत नहीं तोड़ने वाली। ये सब सुनकर एंजल मंजीत से झगड़ा करने लगती है। जैसे तैसे मंजीत इसे शांत करते हुए कहता है कि इस बार का करवा चौथ इसकी पत्नी के लिए आखिरी होगा। अगली बार से ये तुम्हारे साथ करवा चौथ मनाएगा। एंजल के मुंह बोले पिता राजीव भी दोनों का साथ दे रहे थे। अब ये हुआ कि आखिर क्या किया जाए, सुनीता को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मंजीत ने कहीं से सुन रखा था कि कुछ सुपारी लेकर कत्ल करने वाले गुंडे होते हैं, शायद वो ये काम कर सकें। अब इन सुपारी के कातिलों के बारे में पता लगाया जाता है। ऐसे 2 लोगों के बारे में पता चलता है। राजीव ने अपने ड्राइवर को इन कातिलों के पास भेजा डीलिंग करने के लिए। वो लोग कत्ल के लिए 18 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। एंजल नेगोशिएट करते करते इन्हें 10 लाख पर ले आती है। 10 लाख में डील फिक्स हो गई। अब 23 अक्टूबर को मंजीत, एंजल, राजीव के ड्राइवर और वो 2 सुपारी के कातिल सभी साथ में मिलते हैं। एंजल सबको अपना अपना रोल समझाती है। राजीव अपने ड्राइवर के साथ उस रास्ते की रेकी करेंगे जहां से सुनीता आती जाती है। मंजीत का काम था अपनी पत्नी पर नजर रखना, कब कब वो कहां पर जाती है, वो अकेले कब रहती है। कातिलों का काम था मौका देख करके काम तमाम करना। एंजल को कत्ल से पहले मुंबई वापस जाना था ताकि किसी को शक ना हो कि इसकी ही वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि अफेयर वाली बात सुनीता के घर वालों को पता चल चुकी थी। 23 अक्टूबर को ही एंजल ने कातिलों को 50,000 रुपए एडवांस में दे दिए। 1-2 दिनों के बाद 1.5 लाख रुपए और दे दिए। बाकी के 8 लाख रुपए काम होने के बाद मिलेंगे। सबका रोल समझाने के बाद एंजल मुंबई चली गई। इसको अब फिल्मों में उतने काम नहीं मिलते थे, महीनों में 1-2 बार छोटे मोटे रोल मिल जाते थे। 26 अक्टूबर को इनके पास एक मौका था सुनीता को ठिकाने लगाने का, पर ये सुपारी के कातिल इनके घर के बाहर समोसा खाने में बिजी हो गए, जिस वजह से ये मौका हाथ से निकल गया। 27 अक्टूबर को सैटरडे था। इसी दिन करवा चौथ भी था। अगले दिन संडे था, स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए सुनीता घर से बाहर नहीं निकलने वाली थी, जिसके चलते अब ये कातिल मंडे का दिन चुनते हैं। 27 अक्टूबर को सुनीता ने बड़े प्यार और श्रद्धा से अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। ये बस चाहती थी कि इसका परिवार ऐसे ही सुखी और संपन्न रहे। करवा चौथ के दूसरे दिन मंडे को सुनीता अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है। ये स्कूटी से थी। घर से कुछ दूर सुपारी के कातिल इसका इंतजार कर रहे थे। जब सुनीता घर से निकली तो मंजीत ने कातिलों को एक मिस्ड कॉल दे दिया। ये लोग सतर्क हो गए। कुछ ही मिनटों के बाद सुनीता नजर आने लगती है। ये लोग अपनी बाइक से सुनीता का पीछा करने लगे। घर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर ही एक सुनसान इलाका था। यहाँ पर ये कातिल सुनीता को ओवरटेक करके स्कूटी को रुकवाते हैं। ये लोग हेलमेट पहने हुए थे। इन्होंने सुनीता पर 3 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 सीने पर और एक पेट में लगी। जब तक लोग यहाँ पर पहुँचते कातिल फरार हो गए। 1 से 1.5 मिनट में एक भले आदमी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनीता को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर सुनीता ने अपना दम तोड़ दिया। घटना के तीसरे दिन ही पुलिस ने सारी सच्चाई का पता लगा लिया। इसमें घर वालों के बयान और सुनीता की पर्सनल डायरी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद मंजीत को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बातों को घुमा फिरा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज में बात किया तो मंजीत ने सारा सच उगल दिया। फिर एंजल गुप्ता और राजीव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। 5 नवंबर तक ड्राइवर दिनेश भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। कुछ हफ्तों में वो सुपारी के कातिल भी पकड़े जाते हैं। इसके बाद चार्जशीट बनाई जाती है और दिल्ली सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। एंजल गुप्ता ने एक रिट पिटीशन डाल दिया कि इसका कत्ल में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, पुलिस जबरदस्ती इसको फंसा रही है। सेशन कोर्ट ने इसके पिटीशन को खारिज कर दिया क्योंकि इसका केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इसका बेसिस था सुनीता के घर वालों का बयान, मंजीत का कन्फेशन और सुनीता की पर्सनल डायरी। एंजल की वजह से ही सुनीता को रास्ते से हटाने का ख्याल सबके मन में आया था।
भले ये कत्ल वाले दिन मुंबई में रही हो, पर ये साजिश में सीधे सीधे इन्वॉल्व थी। अभी ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।